नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। क्या कल्पना की जा सकती है कि जिस राजनीतिक दल ने उत्तराखंड के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सबसे लंबा संघर्ष किया, आज वही दल राजनीति के हाशिए में है। इस वक्त विधानसभा में, बल्कि 2017 से विधानसभा में उस दल का यानी कि यूकेडी का कोई भी सदस्य नहीं है। जबकि पहले जो चुनाव हुए थे वर्ष 2002 में यूकेडी को 4 सीटें मिली थी और उसके बाद लगातार 2007-2012 में प्रतिनिधित्व उसका बना रहा। ये नौबत क्यों आई? एक पर्वतीय राज्य जिसके निर्माण के लिए नई पार्टी जो 1979 में बनी, उसने लंबा संघर्ष किया और संघर्ष को सफलता के मुकाम पर पहुंचाया। राज्य बनने के बाद अब चूंकि इस महीने यानी कि अब से 5 दिन बाद इस राज्य को 25 साल पूरे हो जाएंगे और सिल्वर जुबली इस वक्त मनाई जा रही है, तो क्या यूकेडी राज्य बनने के 25 साल के बाद 2027 के चुनाव के मद्देनजर कोई नई रणनीति के तहत नए तरीके से अपने आप को स्थापित करेगा? और जो परिकल्पना आमतौर पर क्षेत्रीय दलों की होती है, जैसे झारखंड जो उत्तराखंड के साथ ही बना राज्य है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो रीजनल पार्टी है, तेलंगाना जो उत्तराखंड के बाद बना राज्य है, टीआरएस जैसे राजनीतिक दल जो क्षेत्रीय स्तर पर है, जिन्होंने उस राज्य में अपनी सत्ता भी स्थापित की, क्या उस दिशा में बढ़ेगा? इन सब मुद्दों को जानने के लिए हमारे साथ यूकेडी के 3 खास मेहमान हैं। वरिष्ठ नेता है आशुतोष नेगी जी, जो यूकेडी के केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं, मेजर संतोष भंडारी जी जो यूकेडी की जो महिला विंग है उसकी केंद्रीय अध्यक्ष हैं, और दीपांशु शर्मा जी जो अभी नव नियुक्त चंपावत जिले के जिला अध्यक्ष है यूकेडी के। तो सबसे पहले आपसे ही नेगी साहब, उत्तराखंड क्रांति दल उत्तर प्रदेश के दौर से लखनऊ में यानी कि जब विधानसभा वहां होती थी तब से उसका प्रतिनिधित्व था। जसवंत सिंह बिष्ट से लेकर काशी सिंह एरी जैसे तमाम नेता थे जो विधानसभा में दमखम से आवाज उठाते थे। लेकिन अब उत्तराखंड बनने के बाद ऐसा क्या हुआ कि बीते 10 सालों से पार्टी विधानसभा में नहीं पहुंच पाई, और अब आप लोग इसको कैसे बेहतर करने के लिए, कैसे सुधार करने के लिए कि सड़क से जो आवाज उठ रही है सदन तक उसको प्रभावी ढंग से उठाया जाए, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या रणनीति बन रही है? आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करूंगा कि आपने समय निकाला और हम लोग किस तरह से लोगों के बीच अपना जो खोया हुआ विश्वास है उसको पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको जानने की कोशिश की। मैं बताना चाहूंगा कि मैं मूल रूप से पत्रकार हूँ, अधिवक्ता भी हूँ। तो एक पत्रकार के तौर पर भी क्षेत्रीय विचारधारा का मैं समर्थक रहा हूँ हमेशा, और ये मेरे मन में बात थी कि जब तक क्षेत्रीय दल यहाँ पर उभर कर नहीं आएगा तब तक जो पहाड़ी मूल के लोगों की समस्याएं हैं, स्थानीय जो समस्या है, उनका समाधान नहीं हो पाएगा। इसी विचारधारा की वजह से यूकेडी जो है अस्तित्व में आई थी। स्वर्गीय डीडी पंत जी जो कि कुमाऊं विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, और मैं समझता हूं कि शायद ये गिने चुने दलों में होगा देश के जिसका गठन एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल इंसान ने किया, और एक सपना उन्होंने देखा कि पहाड़ी क्षेत्रों में किस तरह से रोजगार पैदा किए जा सकते हैं, किस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार पे काम किया जा सकता है, पलायन ना हो इसके लिए क्या रणनीति हो, यहाँ के जंगली जानवरों का जो आतंक है उससे कैसे निजात मिले। तमाम रणनीति 1979 में ही बन गई थी, और ये हमारा सौभाग्य भी था कि 42 शहादतों के बाद हमें राज्य भी मिल गया। लेकिन उसके बाद जो गलती हमसे हुई है, जो मैं भी आकलन पत्रकार के तौर पर भी करता रहा, कि अपनी विचारधारा से जब भी हम विचलित होंगे तो उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। विचारधारा से विचलन हुआ, राष्ट्रीय दलों को कहीं ना कहीं समर्थन दिया, और उन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं के साथ धोखा किया। उसका खामियाजा जो भुगता उत्तराखंड क्रांति दल ने, उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि सीटें हमारी लगातार गिरती चली गई। और जब हमने अभी 2024 में मैंने स्वयं ने जो है उत्तराखंड क्रांति दल ज्वाइन किया, तो मैंने सबसे पहले लोकसभा चुनाव उस समय लड़ा, और ये सोच के लड़ा कि पहले हम जो है जो गढ़वाल क्षेत्र की 14 विधानसभाएं हैं वहां पर जाएं, और जो यूकेडी के जो पुराने लोग हैं उनसे संपर्क साधे कि भाई अब हम लोग दोबारा आ गए हैं और अब हम वो गलतियां नहीं करेंगे जो पहले गलतियां हुई हैं। तो लोगों ने हमें अपना प्यार दिया, विश्वास दिया। उसके बाद जो सामाजिक लड़ाइयां मूल निवासियों की थी, चाहे वो अंकिता भंडारी हत्याकांड की लड़ाई हो,
चाहे मूल निवास की हो, चाहे भू कानून की हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अभी आप जो आंदोलन देख रहे हैं, मूल रूप से उसके पीछे जो चौखुटिया से जो आंदोलन चल रहा है, हालांकि वो पूर्व सैनिक वन कटहत उसका नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के लोग भारी संख्या में आपको दिखाई दे रहे होंगे। सड़कों पर हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जो ऋषिकेश में जो आंदोलन शराब के ठेके के खिलाफ चल रहा है, वहां हमारे लोग नेतृत्व कर रहे हैं। जहां भी जो भी गलत हो रहा है, अभी एक पुलिसकर्मी ने टिहरी में एक युवा के साथ उत्पीड़न किया, तो उसमें भी हम लोग बढ़ चढ़कर उसकी आवाज बन रहे हैं। तो इसने विश्वास लौटाया है और मुझे लगता है कि जब विश्वास लौटेगा, और लौट भी रहा है, युवाओं में काफी हद तक विश्वास लौट आया है। वो समझ चुके हैं कि उनका भविष्य उत्क्रांत की विचारधारा में है। तो अब हमें लगता है कि वाकई हम अब सही ट्रैक पे हैं और उसका परिणाम आप 2027 में जरूर देखेंगे कि इस बार पहले तो सत्ता में हमें आना चाहिए, जिस तरह से हम मेहनत कर रहे हैं, और दुर्भाग्य से अगर सत्ता में ना पाए तो कम से कम विधानसभा में हमारा संख्या बल इतना तो हो कि एक मूल निवासियों के दल के रूप में, पहाड़ियों के दल के रूप में हमारी एक वहां पे सशक्त आवाज बने। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। तो संगठन के तौर पर पार्टी में ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस चल रही है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जिन पार्टियों से आपका मुकाबला होना है, दोनों प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, 10 साल से 9 साल अभी लगातार सरकार में बीजेपी है और 10 साल पहले कांग्रेस रही है। इन पार्टियों से कैसे मुकाबला करेंगे? उनके पास संसाधन बहुत है, उनके पास संगठन की ताकत है। उन लोगों से कनेक्ट करने के लिए जो सड़क में ऐसे कोई इशूज है, उनको कैसे एड्रेस करेंगे? और क्या अभी चूंकि 1 साल 2 महीने के करीब हैं, तो इस अवधि का कैसे उपयोग होगा? किन मुद्दों को प्रमुखता से कैसे उठाएंगे? ये आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया कि भारतीय जनता पार्टी, खासतौर पे मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूंगा क्योंकि कांग्रेस तो मुझे अब उतनी मजबूत नजर नहीं आती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो धनबल जो गलत तरीकों से उसने इकट्ठा किया है, खासतौर पे जो उत्तराखंड के संदर्भ में मैं कहूँ तो खनन और शराब, इसके अलावा इनका कोई विजन तो है नहीं। हमारे लोगों को किस तरह से रोजगार दिलाना है, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करनी है, उसकी ओर किसी का फोकस नहीं है। तो लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हैं। उनकी भावना जो है इस तरह की है कि अब वो भाजपा को सत्ता सौंपने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, और कांग्रेस को तो उन्होंने खारिज पहले से किया हुआ है। तो इस बार प्रबल संभावना है कि उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी अगर मजबूती से लड़ेंगे, मजबूती से मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई उनके साथ कोई दूसरा जो व्यक्ति है वो, या कोई संगठन का व्यक्ति है, ये जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कई अन्य दल भी हैं क्षेत्रीय विचारधारा के, वो नहीं लड़ जाते हैं और एकजुट होकर हम क्षेत्रीय विचारधारा के लोग लड़ते हैं, तो निश्चित रूप से भाजपा को परास्त करने में हम सफल होंगे। हालांकि संसाधनों के नाम पर उनके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा, ये मैं मानता हूँ, वो सत्ता का दुरुपयोग भी करेंगे, लेकिन जन भावनाएं इतनी ज्यादा उनके खिलाफ है कि वो अब निश्चित रूप से हारने वाले हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। केवल हमें संगठित होकर काम करना है और जो लिमिटेड एक संसाधन होते हैं प्रचार प्रसार के लिए, उसकी व्यवस्था करनी है और वो हम कर लेंगे। आपने चौखुटिया से लेकर ऋषिकेश तक की बात करी, तमाम इशूज की बात करी जो मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी की पॉलिटिक्स, जैसा विपक्ष आरोप लगाता है कि पोलराइज करने की है, कम्युनल एंगल पे है, तो वो राजनीति का किस तरह से आप लोग जवाब देंगे? क्योंकि चंपावत में भी 1-2 दिन से इस तरह की स्थिति आ रही है, एक मुद्दे को लेकर एक धर्म विशेष के लोगों की दुकानें बंद हैं, उन्हें बंद करने को मजबूर किया है। तो जो ध्रुवीकरण की राजनीतिक शक्ति, जो चाहे वो सांप्रदायिक आधार पे हो, चाहे वो जातीय आधार पे हो, चाहे कोई और आधार पे हो, तो इस राजनीति का जमीन पर असर होता हुआ दिखता है। तो उस असर को कम करने के लिए कि लोग मुद्दों पर बात करें, काम पर बात करें, काम पर वोट मांगे, तो ये माहौल, ये कल्चर कैसे पैदा होगा? देखिए, ध्रुवीकरण की बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण से जो है राजनीतिक रूप से बहुत फायदा, गलत फायदा जो है भाजपा ने उठाया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ध्रुवीकरण जो हिंदू और मुसलमान का ध्रुवीकरण जो कर रहे थे, वो लोग अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि इसकी आड़ पर जो रोजगार के सवाल हैं, जन समस्याओं के सवाल है, उनसे लोगों का ध्यान भटकाया जाता है। और इस बार जो ध्रुवीकरण हो गया है, तो खासतौर पे हमने जो जय पहाड़ जय पहाड़ी का नारा दिया है, जो पहाड़ी समाज है, जो मूल निवासी मैं कहूंगा, वो एकजुट हो गया है। वो भी एक तरह का ध्रुवीकरण हो गया है। चाहे कुमाऊं के लोग हों, चाहे गढ़वाल के लोग हों, चाहे जौनसार के लोग हों, चाहे जो प्लेन के इलाके में भी लोग रह रहे हैं,
वो भी मूल रूप से पहाड़ी प्रदेश के निवासी हैं और हम उन्हें पहाड़ी मानते हैं। तो इस पहाड़ी प्रदेश में बाहरी प्रदेशों के लोगों का रोजगार पर अतिक्रमण हो रहा है, जमीनों पर अतिक्रमण हो रहा है। तो ये जो सवाल है, इसने उत्तराखंड के तमाम समाज को, न केवल पहाड़ी मूल के लोगों के समाज को, वरन जो लोग मैदानी क्षेत्रों में भी रहते हैं उनको भी लामबंद कर दिया है। और यहाँ ध्रुवीकरण जो है वो उत्तराखंडी वर्सेस बाहरी प्रदेश के लोग जो गलत तरीके से यहाँ पर जमे हुए हैं, नौकरियां पा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर पोस्टमैन तक जो है बिहार से लग जा रहा है, बाहरी प्रदेशों के लोग लग रहे हैं, कमीशनबाजी हो रही है, हमारे नेता खुद उनसे पैसा खा के उनको नौकरी दे रहे हैं। तो ये सवाल अब पैदा हो चुका है कि लड़ाई उत्तराखंडी वर्सेस गलत तरीके से इस प्रदेश में दाखिल हुए लोगों के खिलाफ है। और ये जंग जो है निश्चित रूप से ध्रुवीकरण की बात भी आप अगर कहते हैं तो उत्तराखंडी जीतेगा। मेजर संतोष भंडारी जी, उत्तराखंड की जब लड़ाई मतलब शुरू हुई राज्य बनाने के लिए, तो महिलाओं की अहम भूमिका रही। और उसके बाद जो अब चुनाव होते हैं तो उसमें भी आधी आबादी की अपनी ताकत है। अब तो ये हो गया है कि चुनाव से पहले उनको लुभाने के लिए तमाम तरह से उनके खातों में पैसे डालने की परिपाटी हरियाणा से रहियाणा और अब बिहार तमाम जगहों में हो रही है। तो कैसे आप महिलाओं को अपनी पार्टी में जोड़ने के लिए क्या काम कर रही हैं और किस तरह से उनको पार्टी से, क्योंकि वो इस समय जिन पार्टियों में होंगे या जो मजबूत संगठन वाले, मजबूत संसाधन वाले लोग हैं वैसी पार्टियों में, तो आप कैसे उनको अपनी तरफ जोड़ने के, अपनी ओर मिलाने के लिए काम करेंगे? जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे से मिल रहे हैं। देखिए, यहाँ पर पूरा प्रदेश जानता है कि महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस प्रदेश को बनाने में। और आज राष्ट्रीय पार्टियां महिलाओं के साथ में जो खिलवाड़ कर रही हैं वो किसी से छुपा नहीं है। हमारा प्रदेश पूरी तरह से कहते हैं ना कि देश में नंबर 1 हो गया है महिला उत्पीड़न में। आज हर महिला पीड़ित है इस प्रदेश में, चाहे वो नशे को लेकर है, उनके बच्चे नशेड़ी बना दिए गए हैं, स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चे नशेड़ी बना दिए गए हैं, और पूरे प्रदेश में नशा सरेआम बिक रहा है। और काफी दिनों से आप ऋषिकेश की घटना भी देख ही रहे हैं कि आज शायद 9वां या 10वां दिन है, वहां शराब के ठेके को लेकर जन आक्रोश हो रहा है। तो महिलाएं सबसे पहले तो अपने बच्चों को लेकर, अपने पतियों को लेकर परेशान हैं। और उत्तराखंड क्रांति दल में तो मुझे 1 साल हुआ है अभी आए हुए, मैं अवेयरनेस कैंपेन चला रही हूँ और यहाँ आने का भी मेरा मकसद यही है। मैं बहुत महिलाओं से मिली हूँ पिछले 2 दिन में, तो हम लोगों को जागृत कर रहे हैं। और सोशल मीडिया में भी आप लोग मेरी वीडियोस देखते होंगे, मैं महिलाओं को अवेयर कर रही हूँ। जब तक आप लोग अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ोगे, अपनी आवाज नहीं निकालोगे, ये राष्ट्रीय पार्टियां आपको इसी प्रकार से बुद्धू बनाती रहेंगी। दूसरा, रही बात इनको 7 किलो अनाज देकर या इनके हाथ में ढोल की चिमटे पकड़ाकर या इनको धर्म के नाम पर इनको बरगलाकर या इनको ये साड़ी बांटकर जो छोटे छोटे प्रलोभन दिए जाते हैं, वो जनता अब सब समझ गई है। पिछले 10 वर्षों में इन्होंने महिलाओं के साथ भी जो अत्याचार किए हैं, वो अंकिता कांड से लेकर और आज कितनी महिलाएं पीड़ित हो चुकी हैं, कितनी बेटियों के साथ यहाँ बलात्कार हो चुके हैं, कितनी महिलाओं की यहाँ जमीनें लूटी गई हैं, कितनों के मकान में घुसकर गुंडे यहाँ पर गुंडाई कर रहे हैं। तो महिलाएं इस प्रदेश में बहुत बुरी तरह से पीड़ित है। और आज महिलाओं को, मैं तो कह रही, अगर आज की डेट में इलेक्शन होता है ना, तो पूरी महिलाएं इनको यहाँ से आउट करेंगी। कोई भी महिला नहीं चाहती, हमारे पास रोज हजारों फोन आते हैं, महिलाएं कहती हम बहुत परेशान हैं और इसका आप नतीजा 2027 में देख लेंगे। दीपांशु जी, आप उस जिले के जिलाध्यक्ष बने हैं, अभी हाल में ही बने हैं, जो वीवीआईपी जिला है। मुख्यमंत्री खुद इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। आदर्श जिले की जो परिकल्पना है और उसका एक पायलट प्रोजेक्ट कहें, उसी जिले से शुरू हो रहा है। तो इस जिले को कैसे आप देखते हैं कि आदर्श जिला बनने की ओर है, या अभी इसमें ये केवल नारेबाजी के रूप में है, या जमीन में भी उसका कुछ रिफ्लेक्शन दिख रहा है? तो जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार के आपने ये पॉडकास्ट अरेंज किया। देखिए, जिस जगह से मैं खड़ा होकर देख रहा हूँ, एक युवा, मैं अभी फिलहाल के लिए, अगर मैं कुछ समय के लिए अपने आप को
उपरांत के झंडे से एक साइड में खड़ा कर भी अगर उस लेवल पे भी बात जाकर करूं तो एक युवा के हिसाब से अगर मैं भी देखूं तो स्टेट में स्कूल बंद हो रहे हैं, शिक्षा की कोई ऐसी नीति नहीं है कि हमारे बच्चों को उचित शिक्षा दी जा सके। उदाहरण के तौर पर आप प्राइमरी बंद करते जा रहे हैं, आप इंटर कॉलेज दे नहीं रहे हैं, और जब इंटर कॉलेज की मांग होती है तो आप सीधा सीधा एक स्टैंडर्ड जवाब देते हैं कि क्लस्टर खोल दिया है। अब यहाँ पर पहाड़ में जो बच्चों की पीड़ा है वो ये है कि 10 रुपए में यहाँ टुक टुक नहीं मिलता, बच्चे को 11-12 किलोमीटर एक साइड का पैदल जाना पड़ता है, और जिसकी वजह से उसका शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का हनन होता है। तो शिक्षा की आपने क्लस्टर की आप वो एक नियम तो लेकर आए, पर आपने उसको फोकस नहीं किया उस पर, और आप बस उसको चलाए जा रहे हैं, जो एक मूल कारण हमारे पलायन का ये भी बना। तो ये आदर्श जिले का ये पहला उदाहरण है। दूसरा, हमारा जिला चंपावत का जिला अस्पताल, आज आप जाकर देखिए जितने बैनर पोस्टर वहां लगे हैं, मुझे तो ये लगता है कि ये भाजपा का कार्यालय वर्जन 2.0 है। वह जिला अस्पताल कहीं से नहीं लगता है मुझे। और दूसरी बात, जब हम उस जिला अस्पताल के भीतर जाते हैं तो अधिकांश जो सर्जन है वहां पर विलुप्त पाए जाते हैं। छोटा सा एक सीजरिंग का, अगर किसी हमारी माँ बहनों का अगर प्रसव का भी केस है, सीजरिंग का भी केस है, तो उसके लिए भी रेफर सेंटर बन चुका है वो। और ये क्यों बना है? कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है, क्योंकि हमने ये मान लिया है कि हल्द्वानी और देहरादून ही हमने जाना है। तो कहीं ना कहीं हमारी भी अब खुद की भी गलती है कि हम उस चीज पर मांग कभी नहीं उठाते, आवाज कभी नहीं उठाते। ये आदर्श जिले का दूसरा उदाहरण है। तीसरा उदाहरण, बच्चा हमारा परीक्षा की तैयारी कर रहा है और पेपर लीक हो जा रहा है। उसके बाद ये घोषणा की जा रही है कि पेपर दोबारा से 3 महीने बाद होगा। आज ये युवा पूछना चाहता है आपके इस लाइव के माध्यम से कि क्या गारंटी है कि 3 महीने के बाद जो पेपर होगा वो लीक नहीं होगा। तो ये आदर्श जिला और आदर्श स्टेट का ये तीसरा उदाहरण। चौथा उदाहरण, युवाओं के रोजगार के लिए, मैं नहीं कहता कि आप सरकारी नौकरी में ही हमें डालिए, आपने क्या औद्योगिकीकरण ऐसा यहाँ कर दिया कि जो बच्चा ही इज नॉट वेल क्वालिफाइड, ही कैन नॉट डू द SSC एग्जाम फाइट, ही कैन नॉट डू, पर आपने क्या ऐसा उसके लिए व्यवस्था बनाई है कि मेरा हाई स्कूल या इंटर का जो बच्चा है जो मजबूर है फौज की नौकरी करने पर, फौज को मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो आपने क्या नया ऑप्शन खोला? आपने क्या ऐसा औद्योगिकरण किया कि बच्चा किसी जैसे कंपनी में जॉब कर रहे, यहाँ पर क्या हमने ऐसा कौन सा कदम उठाया? तो ये जो हमारा आदर्श जिले का ये चौथा उदाहरण। तो ऐसे कई उदाहरण हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पर जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। अब मुझे समझ में ये नहीं आता कि नारेबाजी और ये जुमलेबाजी कब तक चलेगी और हम लोग इस चीज को कब तक ढोते रहेंगे। तो ये आपके सवाल का मैं सोचता हूँ कि शायद उत्तर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। 2027 बहुत दूर नहीं है, केवल 14 महीने बाकी हैं जो चुनाव 2027 के शुरू में होने हैं। और चुनाव बेशक अब 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी को फेस करनी पड़ेगी। यद्यपि पार्टी का जो दावा है, पार्टी की जो रणनीति है वो हर वक्त इलेक्शन मोड में रहती है, उसके बावजूद उससे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। उत्तराखंड क्रांति दल का जो कहना है कि जब नया राज्य बना, राज्य की राजधानी का मामला आया, वो एक परमानेंट कैपिटल अभी तक नहीं बनी है। जो तमाम मुद्दे थे जिन विषयों को लेकर इस राज्य की स्थापना हुई, रोजगार का मसला था, शिक्षा का मामला था, स्वास्थ्य का, तमाम बुनियादी इशूज थे कि इंडस्ट्री लगेगी, एग्रीकल्चर नई तरीके से होगी, वो सब कहाँ है, इसको लेके सवाल उठते हैं, उसको लेके बार बार पूछा जाता है और सरकार की ओर से अपने दावे, चमकीले दावे पेश किए जाते हैं। तो इन सब का जो द्वंद्व है, इन सब का जो टकराव है 2027 में दिखेगा। बहरहाल यूपीडी ने एक नई कोशिश की है, नई तरीके से चुनाव लड़ने की और जनता से कनेक्ट होने के लिए सड़क पर जो मुद्दे हैं उसको उठाने का, ताकि वो 27 में विधानसभा में पहुंच सके। सरकार बनाने का दावा उसका बेशक है, यद्यपि ये दावा जमीन की जो स्थिति है उससे मेल नहीं खाता है, लेकिन वो नए तरीके से
अपने आप को रीएस्टेब्लिश करने की ओर बढ़ रही है। कितनी सफल होगी इसके लिए इंतजार करना होगा। बहुत धन्यवाद।